हे स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड हेल्थ केयर। ये एक और टॉपिक है जो बायोटेक्नोलॉजी के चैप्टर में है। ये हमारा जो है यहाँ पर लास्ट टॉपिक है ये, और इसके आगे हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, तो उसको डिस्कस करके इस चैप्टर को हम वाइंड अप करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का हेल्थ केयर के अंदर क्या रोल है। बायोटेक्नोलॉजी से कौन कौन सी चीज़ें हमने प्रोड्यूस की हैं, इंसानों ने, साइंटिस्ट ने, और किस तरह से जो है ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव किया है और जो डिजीज़ हैं उनका इलाज किया है। तो ये सारी चीज़ें बायोटेक्नोलॉजी के अंदर वैसे पॉसिबल हैं। तो ये साइंटिस्ट ने जो है बहुत सारी चीज़ें डेवलप की हैं, अब उनको हम पढ़ने वाले हैं। वैक्सीन, सबसे पहले देखें हम बात करने वाले हैं वैक्सीन की। जो वैक्सीन हम यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाते हैं और उसके बाद उनको यूज़ करते हैं डिफरेंट पैथोजेंस के खिलाफ। वैक्सीन इज़ अ बायोलॉजिकल प्रिपरेशन दैट प्रोवाइड इम्यूनिटी टू पर्टिकुलर डिजीज़। वैक्सीनेशन क्या होती है? वैक्सीन जो है ये एक्चुअली और कुछ नहीं बल्कि एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो कि हमारी बॉडी को प्रिपेयर करती है और उसको किसी पैथोजन के खिलाफ उसको तैयार करती है। तो अगर आपको मिसाल के तौर पे इन्वायरमेंट के अंदर कोई वायरस मौजूद है, वो वायरस आपको इन्फेक्ट कर सकता है, तो हम उसकी वैक्सीन ले सकते हैं। और अगर हमने उसकी वैक्सीन ले ली तो हमारे अंदर उसके खिलाफ इम्यूनिटी डिवाइड यानी कि डेवलप हो जाएगी। तो अगर इम्यूनिटी डेवलप हो गई तो वो वायरस हमें इन्फेक्ट नहीं कर पाएगा। यानी कि ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करने का एक तरीका है। तो इम्यूनिटी वैक्सीन जो है ये हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी को डेवलप करती है। इट कंटेन एंटीजन। इसके अंदर एंटीजन मौजूद होते हैं और स्पेसिफिकली वही एंटीजन होते हैं और जिस डिज़ीज़ के खिलाफ हम लड़ने वाले हैं उसी के एंटीजन उसके अंदर मौजूद होते हैं। अगर हम कोरोना वायरस की जो वैक्सीन है वो ले रहे हैं तो उसके अंदर जो आपके पास उसके अंदर जो एंटीजन होंगे वो कोरोना वायरस के ही कुछ पार्ट होंगे। यानी कि कोरोना वायरस आपको कुछ इस तरह से दिखता है, उसके अंदर इसका स्पाइक्स होते हैं, वो स्पाइक्स ही एक्चुअली वैक्सीन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो यहाँ पर ये स्पाइक जो है ये एक कोरोना वायरस का पार्ट है और ये हमारी बॉडी के लिए एक एंटीजन होगा। एंटीजन किसी भी फॉरेन पार्टिकल को कहते हैं जो कि हमारी बॉडी का खुद का ना हो। तो एंटीजन इसके अंदर मौजूद होते हैं इस वैक्सीन के अंदर। जब ये एंटीजन किसी की बॉडी के अंदर जाते हैं तो उसको स्टिमुलेट करते हैं और इम्यून सिस्टम को डेवलप करते हैं। तो इम्यून सिस्टम वहाँ पर क्या करता है, एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करता है। जब एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस हो जाते हैं तो वो एंटीजन के खिलाफ फाइट करते हैं और हमें पैथोजन से बचाते हैं। सच एज अ वायरस आर बैक्टीरिया। पैथोजेंस जैसे कि वायरस या बैक्टीरिया कैन काज डिजीज़, जो हमें डिजीज़ करवा सकते हैं। वैक्सीन आर यूजली एडमिनिस्टर्ड थ्रू इंजेक्शन आर ओरल रूट। वैक्सीन जो है वो इंजेक्ट की जाती हैं डायरेक्ट हमारी ब्लड में, या फिर वो ओरल रूट से भी ली जाती हैं, यानी कि आप खा भी सकते हैं उन्हें। एंड कैन प्रिवेंट आर रिड्यूस सिवियरिटी ऑफ द डिजीज़, और ये डिजीज़ से हमें बचा सकती हैं और हम उसके हमारे अंदर उसकी एंटी जो आपके पास इम्यूनिटी है वो डेवलप करती है। यहाँ पर कुछ वैक्सीन के नाम दिए हुए हैं, डिफरेंट वायरसेस के खिलाफ ये वैक्सीन जो है ये डेवलप की गई है। सबसे पहले हेपाटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो इसको डिस्कस करते हैं। ये बनाई गई है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से, और रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस हेपाटाइटिस की वैक्सीन को बनाया गया। हेपाटाइटिस ये एक वायरस है जो कि हेपाटाइटिस बी काज करता है, और इसकी वैक्सीन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से बनाई गई। द जीन फॉर हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन इज इंसर्टेड इनटू द येस्ट सेल। सबसे पहले इसमें क्या किया गया कि हेपाटाइटिस बी वायरस जो है उसका सरफेस का जो एंटीजन है वो लिया गया, यानी कि वायरस के ऊपर एक एंटीजन मौजूद होता है, वो एंटीजन उसका यानी कि एक पार्ट होता है, तो उसको लिया गया और उसको यीस्ट के सेल के अंदर इंसर्ट किया गया। यही एंटीजन ही हम वैक्सीन के अंदर यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले यीस्ट के अंदर इंसर्ट किया गया और यीस्ट ने क्या किया, जब वो यीस्ट डिवाइड हुआ, यानी कि वो डिवाइड हुआ तो उसके ज़्यादा सेल्स बने और उन ज़्यादा सेल्स के अंदर सभी के अंदर वो एंटीजन मौजूद था, यानी कि हमारे पास बहुत ज़्यादा तादाद में वो एंटीजन बन चुका। अब उस एंटीजन को यूज़ किया गया है एज अ वैक्सीन, और वो वैक्सीन जब वो एंटीजन हमारी बॉडी में जाएगा तो वहाँ पर एंटीबॉडीज़ बनेंगी और वो उस वायरस के खिलाफ भी फाइट करेंगी। तो ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर इम्यूनिटी के अंदर ही पढ़ा होगा। अब यहाँ पर ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस जो है ये भी आपके पास एक वायरस है, पेपिलिमा वायरस। तो ये HPV भी इसे कहा जाता है, और इसकी ये भी जेनेटिक इंजीनियरिंग यानी कि बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाई गई है इसकी वैक्सीन। इसके अंदर क्या किया गया कि सरफेस प्रोटीन लिया गया उस वायरस का, HPV वायरस का।
सरफेस प्रोटीन लिया गया और उसको एक इंसेक्ट के सेल के अंदर डाला गया। तो उसकी वजह से इंसेक्ट ने जब डिवाइड किया तो बहुत ज़्यादा जो इंसेक्ट बने और लार्ज क्वांटिटी में वो एंटीजन बन गया। जब वो सरफेस प्रोटीन यानी कि वो एंटीजन लार्ज क्वांटिटी में बन गया तो उससे वैक्सीन बनाई गई, उसको प्योरीफाई करके। तो वो वैक्सीन इंसर्ट की गई किसी इंसान के अंदर, तो वो वहाँ पर रेजिस्टेंट बन जाएगा। उसके बाद है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन। इन्फ्लुएंजा ये भी एक वायरस है और इसके खिलाफ जो वैक्सीन बनाई गई वो वैक्सीन भी डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनाई गई। इसमें कोई एक टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं हुई बल्कि डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ यूज़ हुई हैं इसमें। और WHO जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो कि यहाँ पर इन्फ्लुएंजा की डिफरेंट स्ट्रेंड्स यानी कि डिफरेंट वेरिएंट्स इस वायरस के आ जाते हैं, उनको उनके खिलाफ डिफरेंट वैक्सीन्स जो है वो प्रोड्यूस करती है ये ऑर्गेनाइजेशन। और डिफरेंट एंटीजन्स होते हैं उन वेरिएंट्स के, यानी कि हर बार जैसे कि कोरोना की वेव्स आ रही थी, कोरोना वायरस की डिफरेंट वेव्स आ रही थी, फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव, इस तरह से, यानी कि वो उसके अंदर उस वायरस के अंदर म्यूटेशन आ जाती है। तो जब वायरस के अंदर म्यूटेशन आ जाती है तो वायरस का जेनेटिक मटेरियल थोड़ा सा चेंज हो जाता है और उसके बाद उसके खिलाफ हमें नई कोई वैक्सीन फिर से डेवलप करनी पड़ती है, तो उसे हम कहते हैं स्ट्रेन्स। तो ये आपके पास इन्फ्लुएंजा पहले जो था, अब वो स्ट्रेन उसकी दूसरी आएगी तो फिर वो उसके अंदर वैसा नहीं होगा, वो चेंज होगा। इसी तरह से कोविड-19 वैक्सीन, ये कोविड-19 ये अभी की बात है कि कोविड-19 जो है ये आया था। तो यहाँ पर डेवलप की गई एक वैक्सीन जिसका नाम था फाइज़र बायोएनटेक। ये एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बायोएनटेक। इन्होंने ये वैक्सीन डेवलप की और यहाँ पर जॉनसन जो है ये उस आई थिंक साइंटिस्ट का नाम था। दीज वैक्सीन्स यूज़ mRNA, इसके अंदर mRNA को यूज़ किया गया, mRNA टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर यानी कि mRNA का जो है छोटा सा पार्ट यूज़ किया जाता है और वो जाके सेल्स के अंदर यानी कि सेल के अंदर जब जाता है तो सेल्स को वो स्पाइक जो होते हैं वायरस के, यहाँ पर इस वायरस के ऊपर इस तरह के स्पाइक पाए जाते हैं। तो जब वो सेल के अंदर जाता है तो वो ऐसे स्पाइक की प्रोटीन जो है वो बनवाता है और वो प्रोटीन जब बन जाती हैं तो वो कोरोना वायरस के खिलाफ हम यूज़ कर सकते हैं उसकी वैक्सीन बना के। तो यानी कि जो जिस भी वायरस की हमें वैक्सीन बनानी है उसका छोटा सा पार्ट एज अ एंटीजन हमें यूज़ करना होगा और उससे हम वैक्सीन बनाएंगे। मलेरिया वैक्सीन है, मलेरिया वैक्सीन जो है ये अभी तक डेवलप नहीं हुई, लेकिन ये इसको डेवलप करने के लिए बहुत सारा जो वर्क है वो हो रहा है, अभी इस पर काम हो रहा है और कैंडिडेट जो है बायोटेक्नोलॉजी का इसमें यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है सेनेरिया, ये कंपनी है जिन्होंने वैक्सीन बनाई है जिसे कहते हैं सेनेरियाज वैक्सीन, और वो एक्चुअली यूज़ की जाती है इसके लिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, यानी कि अभी वो डेवलप हो रही है। अब हम वैक्सीन का हमने डिस्कस किया, अब हम डिस्कस करते हैं कुछ और चीज़ें जो कि है DNA RNA प्रोब्स और मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़। ये कुछ चीज़ें हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी के प्रोडक्ट्स हैं, बायोटेक्नोलॉजी से बनाए जाते हैं और ये भी यूज़ किए जाते हैं डिजीज़ डायग्नोसिस में, यानी कि डिजीज़ के अंदर डिजीज़ को कंट्रोल करने के। बायोटेक्नोलॉजी जो है ये डिज़ीज़ को डायग्नोस करने के लिए, डिज़ीज़ को कंट्रोल करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है और DNA RNA प्रोब्स भी ऐसी कुछ टेक्निक्स में से है। मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ भी जो है वो इसीलिए बनाए गए हैं, इसको यूज़ किया जाता है डिज़ीज़ के खिलाफ। अब हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं DNA RNA प्रोब्स को। DNA RNA प्रोब्स जो है ये हमने पहले भी यूज़ किए हैं, जो कि रिकॉग्नाइज़ करने के लिए काम आते हैं, किसी खास सीक्वेंस को जो है वो आइडेंटिफाई करने के लिए कि ये सीक्वेंस कहाँ पर मौजूद है। तो ये छोटा सा DNA का टुकड़ा होता है और इसको जब हम किसी सेल के अंदर डालते हैं तो उसके कंप्लीट DNA में से वो खास किसी कॉम्प्लीमेंट्री DNA के पार्ट के साथ जाकर वो अटैच हो जाएगा, जिससे हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर सीक्वेंस कौन सी मौजूद है। क्योंकि इसका DNA प्रोब का सीक्वेंस हमें पहले से मतलब पता है और बेस पेयरिंग के रूल्स के हिसाब से हम इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस है उसको पता लगा पाएंगे। यानी कि ये प्रोब्स जो है ये किसी खास सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए काम आते हैं। दिस प्रोब्स आर स्मॉल मॉलिक्यूल्स, ये छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं और ये इसलिए डिज़ाइन होते हैं क्योंकि इसको ये बाइंड होते हैं किसी DNA के खास DNA या RNA सीक्वेंसेस से। तो जिस तरह का प्रोब होगा वो जाकर उसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ जाकर बाइंड होगा। इनके साथ हम रेडियो एक्टिव मटीरियल्स का भी यूज़ करते हैं ताकि हम उनको आइडेंटिफाई कर सकें, उन्हें इजीली हम डिटेक्ट कर सकें। इन डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर इनका किस तरह से यूज़ होगा, प्रोब्स जो है ये यूज़ होते हैं डिटेक्ट करने के लिए प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक पैथोजन और जेनेटिक म्यूटेशन एसोसिएटेड विद सर्टेन डिजीज़।
तो कोई डिजीज़ हुई है, वो किसी पैथोजन के खिलाफ या फिर किसी म्यूटेशन के खिलाफ हुई है, तो हम उसके लिए उसको डिटेक्ट कर सकते हैं प्रोब्स का यूज़ कर। सपोज़ हमें एक पैथोजन है, कोई एक पैथोजन है जिसकी हमें एक सीक्वेंस पता है, उसके डीएनए के अंदर कोई खास सीक्वेंस मौजूद है जो कि हमें पता है। अब हमें कैसे पता कि एक इंसान के अंदर, किसी इंसान के अंदर इसी वायरस ने इन्फेक्ट किया है या फिर नहीं। तो हम ये प्रोब अप्लाई करेंगे उस इंसान के अंदर। अगर वो जाकर किसी के साथ अगर बाइंड हो गया, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि उसके अंदर यही पैथोजन मौजूद है, क्योंकि वो सीक्वेंस हमें पहले से उसकी पता है। तो इस तरह से हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वहाँ पर पैथोजन की प्रेजेंस है या फिर नहीं है, या फिर कोई जेनेटिक म्यूटेशन हुई है। तो इस तरह से इन प्रोब्स का यूज़ करके हम उन्हें आइडेंटिफाई करते हैं, उन्हें डिटेक्ट करते हैं। इस तरह से ये डिजीज़ डायग्नोसिस के अंदर इम्पॉर्टेंट है। दिस टेक्निक इज़ पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि एच आई वी एक वायरस है, या फिर हेपाटाइटिस वायरस बी एंड सी, और ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस जो है, ये HPV। ये एक तरह के वायरसेस हैं जिनको डिटेक्ट करने के लिए हम इन प्रोब्स का यूज़ करेंगे। इन वायरसेस की सीक्वेंस पहले से हमें पता होगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, सिर्फ वैसा एक प्रोब बना के, रेडियो एक्टिव प्रोब बनाएंगे और उसको डाल देंगे किसी की बॉडी में। तो वहाँ पर जाकर वो किसी के साथ अगर बाइंड हो गया, तो फिर हमें पता चल जाएगा कि उस वायरस की मौजूदगी वहाँ पर है, यानी कि वो वायरस वहाँ पर मौजूद है। दीज प्रोब्स आर रेडियो, इसको फ्लोरेसेंट जो है या फिर रेडियो एक्टिव मार्कर जो है इस पर अप्लाई किए जाते हैं। ये पहले से रेडियो एक्टिवली मार्क्ड होते हैं, या फिर ये फ्लोरेसेंट डाइव जो है इन पर लगे होते हैं। तो ये लेबल जो है ये लाजमी लगाते हैं ताकि इन्हें इजीली डिटेक्ट किया जा सके। तो मेकिंग इट पॉसिबल टू डिटेक्ट एंड देयर बाइंडिंग विद द टारगेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। तो ये डीएनए या आरएनए टारगेटेड सीक्वेंस पर जाकर बाइंड होंगे, तो इस तरह से हमें पता चल जाएगा। दिस अलाउज फॉर क्विक एंड एक्यूरेट डिटेक्शन ऑफ पैथोजन। इससे हम बहुत ही जल्दी और बहुत एक्यूरेट तरीके से पैथोजेंस को डिटेक्ट कर सकते हैं, जेनेटिक म्यूटेशंस को डिटेक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट सैंपल में से, जैसे कि ब्लड में से, यूरिन में से, या फिर किसी टिश्यूज़ में से हम किसी खास पैथोजन को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो कोई ऐसा पैथोजन है जो ब्लड के अंदर मौजूद है, तो उसको भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यूरिन के अंदर या कहीं भी पैथोजेंस को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़। मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ ऐसी एंटीबॉडीज़ को कहा जाता है जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर बनाई जाती हैं। एंटीबॉडीज़ क्या हैं? एंटीबॉडीज़ हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एक तरह की प्रोटीन्स हैं जो कि बाइंड करते हैं एक स्पेसिफिक एंटीजन पे। तो ये आके एंटीजन पे बाइंड करते हैं। एंटीजन क्या है? एंटीजन कोई भी फॉरेन मॉलिक्यूल जो हमारी बॉडी का खुद का मॉलिक्यूल नहीं है, कोई दूसरा बाहर का मॉलिक्यूल जो है वो अगर आता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो एंटीजन कहलाता है। उस एंटीजन पर ये एंटीबॉडीज़ जो है वो जाकर बाइंड होती हैं और उस एंटीजन को ख़त्म करती हैं, उसको ब्रेक डाउन करती हैं। तो अब ये एंटीबॉडीज़ जो है, ये आपने फर्स्ट ईयर के अंदर भी पढ़ा होगा। मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ उन एंटीबॉडीज़ को कहा जाता है जो कि लेबॉर्ट्री के अंदर बनाई जाती हैं, और ये एंटीबॉडी स्पेसिफिकली डिज़ाइन होती हैं किसी खास एंटीजन के खिलाफ। तो अगर हमारे पास कोई एक ऐसा एंटीजन क्या है कि आपके WBC RBC पर के सरफेस पर भी कोई ख़ास किस्म के एंटीजन या प्रोटीन्स लगे होते हैं, तो यहाँ पर मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, उन एंटीजन्स के साथ जाकर बाइंड करते हैं, किसी खास स्पेसिफिक एंटीजन के साथ जाकर बाइंड करते हैं, सच एज ए प्रोटीन ऑन द सरफेस ऑफ पैथोजन, या फिर पैथोजन के सरफेस पर या किसी कैंसर सेल के सरफेस पर ये एंटीजन मौजूद होंगे, उन पर जाकर ये बाइंड करते हैं और उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। इन डिजीज डायग्नोसिस मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ आर यूज टू डिटेक्ट दीज एंटीजन इन क्लिनिकल सैंपल्स। ये डिफरेंट एंटीजन जो कि पैथोजन के ऊपर मौजूद हैं, इन एंटीजन को जो है डिटेक्ट करने के लिए हम इन एंटीबॉडीज़ का यूज़ करते हैं। जब हम एंटीबॉडीज़ को अप्लाई करते हैं, तो वो जाकर अगर किसी कोई पैथोजन मौजूद होगा, तो उसके ऊपर जाकर इस एंटीजन पर ये एंटीबॉडीज़ बाइंड होंगे और हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पर पैथोजन मौजूद है। तो पैथोजन की मौजूदगी को ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं क्लिनिकल सैंपल में से, डिफरेंट सैंपल में से हम उनको डिटेक्ट कर सकते हैं। दिस टेक्निक इज़ यूज फॉर डायग्नोसिंग इन्फेक्शियस डिजीज़। डिफरेंट इन्फेक्शन के डिजीज़ जो है, जैसे कि बैक्टीरिया से काज होने वाली जो डिजीज़ हैं, उनके अंदर हम इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि TB है, ट्यूबरक्लोसिस, या फिर है सिफिलिसिस जो कि एक डिज़ीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, या लाइम डिजीज़ है। इन डिजीज़ के अंदर हम इनको यूज़ करते हैं। ये सभी इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं जो कि इन्फेक्शन काज करती हैं। It is used to diagnose cancer, while monoclonal antibodies are used to detect the
ट्यूमर मार्कर्स इन ब्लड एंड टिश्यू सैंपल्स। तो ट्यूमर सेल्स के ऊपर भी एक खास किस्म के मार्कर मौजूद होते हैं और इन मार्कर्स को डिटेक्ट करने के लिए ये एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं। मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी एक क्लोन में से बनती हैं। तो ये क्लोन के अंदर से बनती हैं, इसलिए इसको मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ कहा जाता है। और ये कैंसर के सेल्स को डिटेक्ट कर सकती हैं, साथ में ये ट्यूमर के सेल्स को डिफरेंट सैंपल में से, टिश्यू या ब्लड के सैंपल में से ये डिटेक्ट करके हमें बताएंगी ताकि ये किस मैकेनिज़्म पे चलती हैं। ये जो है, ये जो टारगेटेड सेल होता है उसके सरफेस पर कोई एंटीजन मौजूद होगा, उस पर बाइंड करके ये हमें उसको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करेंगी। तो इस तरह से मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ को हम यूज़ करते हैं। इसको जो है पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी के अंदर भी यूज़ किया जाता है, जैसे पीईटी कहा जाता है। ये एक टेक्नोलॉजी है जिसमें हम इमेजिंग करते हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस हैं उनको हम देखते हैं थ्रू इमेजेस, यानी कि ये इमेज निकालने के लिए काम आती है ये टेक्नोलॉजी। और इसमें हम कैंसर सेल्स को डिटेक्ट करते हैं, तो ये से इसके अंदर भी ये मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ यूज़ होते हैं। कुछ और भी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि कुछ आपके पास प्रोडक्ट्स हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो कि ऑब्टेन किए जाते हैं और उनको डिजीज़ ट्रीटमेंट के अंदर यूज़ किया जाता है। तो ये वही चीज़ें हैं जैसे कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स आर यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ये रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनाते हैं और उसके बाद उनको डिजीज़ के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि डायबिटीज़ के लिए हम इंसुलिन का यूज़ करते हैं, लेकिन अगर नॉर्मल इंसुलिन कम हो जाए तो उसके लिए हम रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाते हैं। इंसुलिन एक हार्मोन है, यानी कि प्रोटीन होगा, तो यहाँ पर हम एक रिकॉम्बिनेंट इंसुलिन बनाएंगे यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। और उसके बाद अगर हम ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो उसको भी हम एक ग्रोथ हार्मोन भी बना सकते हैं यूजिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। या फिर एनीमिया के लिए डिफरेंट मेडिसिन जो है वो डेवलप की जाती हैं जो कि रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स होते हैं एक्चुअली। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए से जो भी प्रोटीन बनेगी वो कौन सी होगी, वो रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन होगी। मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ जो कि हमने अभी पढ़ा, ये लेबोरेटरी मेड एंटीबॉडीज़ हैं जो कि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए काम करती हैं, उनको जाके बाइंड करती हैं और ये डिजीज़ ट्रीटिंग के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि कैंसर, रिमेटॉइड अर्थराइट्स और मल्टीपल स्क्लेरोसिस। तो ये डिफरेंट डिजीज़ के लिए ये मोनोक्लोनिकल एंटीबॉडीज़ यूज़ होती हैं। उसके बाद आपके पास है वैक्सीन्स। वैक्सीन को हमने अभी पहले पढ़ा, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी से ये वैक्सीन्स बनती हैं और ये इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती हैं ताकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ बन जाएं, ताकि जब भी कोई एंटीजन आए, कोई पैथोजन आए तो उसको वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म कर देंगी। तो ये इसके अंदर डिजीज़ के अंदर यूज़ होती है, जैसे इन्फ्लुएंज़ा, हेपाटाइटिस बी या फिर HPV या ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। तो इसके अंदर ये यूज़ होगी। उसके बाद ये जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स हैं, यानी कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हम जीन थेरेपी के अंदर यूज़ करते हैं। जीन थेरेपी को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पर देखें, जीन थेरेपी प्रोडक्ट्स ट्रीट जेनेटिक डिसऑर्डर्स बाय रिप्लेसिंग या रिपेयरिंग डिफेक्टिव जीन्स। इसके अंदर हम क्या करते हैं, जो जीन्स डिफेक्टिव हैं, जो सही से फंक्शन नहीं कर रहे, उन जीन्स को हम रिप्लेस कर देते हैं न्यू वन से, या फिर उनको हम हटा देते हैं वहाँ से। ये डिफरेंट डिजीज़ के अंदर, जैसे कि जो जेनेटिक डिजीज़ हैं, जो म्यूटेशन की वजह से जो डिजीज़ आ रही हैं, उन डिजीज़ के अंदर ये यूज़ होते हैं। जैसे कि सिस्टिक फिब्रोसिस, ये आपके पास एक ऐसी डिजीज़ है जो कि जेनेटिक डिजीज़ है और इसके अंदर भी जीन के अंदर म्यूटेशन आती है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये भी मसल्स की एक डिजीज़ है जो जीन की वजह से आती है। सिकल सेल एनीमिया, ये तो आपने पढ़ी है डीएनए वाले चैप्टर के अंदर, जिसमें म्यूटेशन की वजह से ये बीमारी होती है। तो ये म्यूटेशन की वजह से आ रही हैं, जीन की वजह से आ रही हैं, कोई डिफेक्टिव जीन है उसकी वजह से ये बीमारियां हो रही हैं, तो उस जीन को रिप्लेस किया जाता है जीन थेरेपी के थ्रू। उसके बाद है स्टेम सेल थेरेपीज़। स्टेम सेल के अंदर भी यहाँ पर डिफरेंट थेरेपीज़ की जाती हैं। स्टेम सेल आपकी बॉडी के वो सेल्स होते हैं जो डिफ्रेंशिएट होकर डिफरेंट सेल्स बनाते हैं। तो यूटिलाइजेशन ऑफ स्टेम सेल डेवलप्ड इन थेरेपीज फॉर डिजीज सच एज ए पार्किंसन डिजीज़। यहाँ पर हम जो स्टेम सेल है उसके लिए डिफरेंट थेरेपीज़ को यूज़ करते हैं, यानी कि स्टेम सेल्स को यूज़ करते हैं डिफरेंट थेरेपीज़ के लिए, जैसे कि पार्किंसन डिजीज़ में, स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज़ में और डायबिटीज़ के अंदर। इनेबलिंग टारगेटेड एंड इफेक्टिव ट्रीटमेंट फॉर द वाइड रेंज ऑफ कंडीशंस, इम्प्रूविंग पेशेंट्स आउटकम्स एंड क्वालिटी लाइफ। तो स्टेम सेल जो है वो यूज़ किए जाते हैं डिफरेंट कंडीशन के अंदर, और ये स्टेम सेल जो है ये हम आर्टिफिशियली बना भी सकते हैं और इनको कहीं से हासिल भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास टॉपिक था। नेक्स्ट वीडियो में हम जीन थेरेपी को डिटेल में डिस्कस करेंगे, जो कि हमारा थोड़ा लंबा टॉपिक है, तो उसको कवर करेंगे। थैंक यू सो मच।